हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल फिजिक्स विद सारस्वत पर लगातार क्लास 12 फिजिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से चर्चा हो रही है पिछले 8-10 दिनों से। और लगभग 11 लेक्चर के आसपास जो हैं वो चैनल के ऊपर आ चुके हैं। और उन लेक्चर्स में हमने अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है बोर्ड का, उसको लगभग लगभग यहाँ पे कवर कर लिया है। और धीरे 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 इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भैया, हम पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम के बारे में। और गॉस थ्योरम तक पहुंचने के लिए हमने 2-3 पापड़ बेले। उन पापड़ के नाम क्या क्या थे? एक का नाम था एरिया वेक्टर, दूसरे का नाम था सॉलिड एंगल, तीसरे का नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर, घन कोण और वैद्युत फ्लक्स। ये 3 पापड़ हमने गॉस की प्रमेय तक पहुंचने के लिए क्या किए हैं, बेले हैं। अब ये जो गॉस की प्रमेय है यानी कि गॉस की थ्योरम है, ये आगे भी हमको क्या करेगी, पापड़ बेलवाएगी। भैया वहां तक पहुंचने के लिए पापड़ बेले, अब उससे आगे बढ़ने के लिए भी हमको पापड़ बेलने पड़ेंगे। और पापड़ बेलने हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि इसी गॉस की थ्योरम का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉस कह रहे हैं कि भैया हमको भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो, हम तक तो पहुंचे हो जैसे तैसे। तो चलो यूज करते हैं और देखते हैं कि जो इसका इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल कैसे हम करेंगे। तो एक हेडिंग यहाँ पे तैयार होती है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। हिंदी में कहेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, जिसमें पहला है, पहला क्या है, ये हेडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कि यहाँ पे एक वायर है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या करनी है, निकाल के बतानी है। ऐसा जो है ये हेडिंग हमसे कह रही है। अब ये हेडिंग कह रही है, ये हेडिंग कह किसके लिए रही है भाई, ये कह रही है कि हमको गॉस के थ्योरम के लिए, सॉरी, गॉस के थ्योरम से निकाल के बताओ। तो हम कह रहे हैं चलो निकाल देंगे भाई। एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो वायर है, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ फिक्स यहाँ पे नहीं है। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, हिंदी में इसको कहा जाएगा कि एक समान आवेशित सीधे लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी क्या है, गॉस का एक अनुप्रयोग है। वही अनुप्रयोग हमको यहाँ पे देखना है, समझना है और उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म है, एक पद है वैद्युत क्षेत्र का, वो निकालना है। आओ जरा इधर ध्यान दो। क्या ध्यान दो, ये देखो कितना अच्छा फिगर बना हुआ है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। यहाँ पे हमने क्या काम किया, अभी के लिए ये जो सिलेंडर बना हुआ है, बेलन बना हुआ है, इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। यहाँ पे एक हमारे पास में क्या है, ये एक लंबा सा पाइप टाइप का देख रहे हो, पाइप नहीं है, ये वायर है। ठीक है, हालांकि क्या बोलते हैं कि पाइप भी सिलेंडर होता है और वायर भी एक सिलेंडर ही होता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी नाम में तो फर्क है ही है ना, कि वो वायर और ये पाइप है ना। तो ये एक हमारे पास में वायर, आप देख रहे हो इसके एंड्स ओपन है। एंड्स ओपन होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है, इसको यहाँ इनफाइनाइट दिखाने की कोशिश की गई है, अनंत लंबाई का दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस वायर की जो पूरी की पूरी लेंथ है, इस लेंथ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भैया तुम पूरे वायर पे फैल जाओ। मतलब कि हमने यहाँ पे एक तार लिया है जो कि अनंत लंबाई का है और इस तार पे धन आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया। आप ध्यान दो यहाँ पे कि जब ऐसा हुआ, क्या हुआ कि जब हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली, यहाँ पे पूरे वायर पे स्प्रेड करवाया, तो इसने अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी जो सरफेस है वो सरफेस बना ली। और वो सरफेस है कैसी, वो सरफेस सिलेंड्रिकल है। देख रहे हो यहाँ पे वायर के चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बनी हुई है जिसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे कि तार पे जब धन आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया, तो उसके कारण उसने अपने चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण किया, जिसको गॉसियन पृष्ठ या फिर गॉसियन बेलन हम कहते हैं, गॉसियन सरफेस या फिर गॉसियन सिलेंडर जो है इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आओ, इस सिलेंडर की या इस
इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर की, गॉसियन बेलन की जो हमारे पास में लेंथ है, इसको हमने स्मॉल एल मान लिया। ठीक है भाई। अब इस वायर से जिसपे चार्ज हमारा फैला हुआ है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जो पॉइंट हमारा कहां पे होगा, सिलेंडर की सरफेस पे, यानी कि जो बेलन है उसकी सतह पर होगा। अब यहां ध्यान दो कि जो ई और डीए है, डीए क्या है भाई, सिलेंडर जो है वो तो काफी बड़ा होगा उसका एरिया, तो हमने उसका छोटा सा पार्ट मान लिया, इत्तो सा पार्ट मान लिया। अब ये जो इत्तो सा पार्ट है, इसका एरिया कितना होगा, ये भी छोटा ही होगा। तो यहाँ पे डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 0। इस पॉइंट पे देखो, अब हमें ये पता है कि अगर क्या बोलते हैं, किसी सरफेस पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, और अगर सर्कल सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल कहने का मतलब एक जैसा, और सिलेंडर है तो सिलेंडर भी हर पॉइंट पे एक ही जैसा क्या बोलते हैं उसका कर्व्ड हमें देखने को मिलता है, या वक्र रूप हमको देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। तो अब यहाँ पे देख रहे हो परपेंडिकुलर है डीए और ई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे इस पॉइंट का हमें कोई भी काम नहीं है, तो इसको भूल जाओ यहाँ पे। ठीक है, क्यों काम नहीं है, क्योंकि इससे जो हमारे पास में फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स लगभग 0 हो जाए, लगभग 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो हमें पूरा कैलकुलेशन किस पॉइंट के लिए करना है, पॉइंट पी के लिए यहाँ पे करना है। सिंपल तौर पे हम समझें कि एक हमने वायर लिया है, उस पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसने चारों तरफ अपने एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर को यहाँ पे बनाया है, जिसके सरफेस पे एक पॉइंट पी है, जो वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। उस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, बात खत्म। हिंदी में अगर हम देखें कि एक अनंत लंबाई का हमारे पास में तार है, जिसपे धन आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया, जिसके कारण उसने अपने चारों तरफ एक गॉसियन बेलन का निर्माण किया, जिसकी सतह पर एक बिंदु P तार से R मीटर की दूरी पर स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। इतनी बात यहाँ पे हमको लिखनी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे सरफेस 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 की बात हो रही है, ठीक। और एक वर्ड यहाँ पे और हमको निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान दो। इस तार को जरा ध्यान से देखो, इस वायर को ध्यान से देखो, और हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, उसमें 3 चीजें बताई, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, यानी कि रैखिक, पृष्ठ और आयतन आवेश वितरण, ये 3 बताए थे। तो यहाँ पे ये एक लाइन है, ठीक है, और इसको लाइन मान सकते हैं, वायर है तो भाई एकदम सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह ही होगा, और उसमें पॉजिटिव चार्ज को यहाँ क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हमने ये लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये बात पढ़ी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश, ये बात हमने पढ़ी है, जो कि किसके बराबर होगी, जो कि हमारे पास बराबर होगी रैखीय आवेश वितरण या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने कंसिडर कर लिया कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखीय आवेश घनत्व या वितरण जो होगा, वो तुम्हारा लैम्डा होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसके लिए हमने देखा कि ये क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में स्मॉल एल, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा इसके बराबर हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा बराबर हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी के रैखीय आवेश घनत्व के। अब यहां से एक काम कर लो, Q की वैल्यू निकाल लो। Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू होगी लैम्डा एल, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक भाई, अब ध्यान दो, बड़ा सिलेंडर था, ये देख रहे हैं हम, और बड़े सिलेंडर में एक छोटा सा पार्ट हमने माना, तो हम ये देखेंगे कि इस पार्ट में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक, निकलेगा तो हर पॉइंट में से, लेकिन हमने छोटा पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया, तो इसमें से देखना है कि फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो निकालते हैं फ्लक्स यहाँ पे। तो फ्लक्स के लिए हमको पता है कि जो यहाँ पे डी फाई ई होगा, ये डी फाई ई किसके बराबर होगा, ये डी फाई ई हमारा ई डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होगा, है ना, यानी कि ई और डीए के स्केलर गुणन, अदिश गुणन के बराबर होगा। अब ध्यान दो कि यहां पे इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ई डीए कॉस थीटा। ठीक भाई, ये बात हम जानते हैं। अब यहां पे हम देख रहे हैं पॉइंट पी की ही बात हो रही है, ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, आर इन सेम डायरेक्शन,
तो भाई इनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। तो यहां पे वैल्यू जब इक्वेट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ई डी ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो इनको। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा ई डी ए। ठीक, तो यहाँ पे 1 डी फाई है तो ये सिर्फ यहाँ पे फाई ई बचेगा, और यहाँ पे ई एक कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, डी ए। अब डी ए है क्या, एक्चुअली हमें पता है कि जो सिलेंडर होता है उसका कर्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक, लेकिन लेंथ जो है वो हमने स्मॉल एल ले रखी है, इसलिए यहाँ पे एच की जगह पे हमको एल जो है वो यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में निकल के आएगा 2 पाई आर एल, ये हो गया। यहां से हमने इस चीज को निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब गॉस के नियम की बारी, यानी कि गॉस थ्योरम की बारी, क्योंकि भैया बिना गॉस थ्योरम के तो ये सब निकलने से रहा। तो यहां लिखेंगे बाई गॉस थ्योरम। क्या होती है गॉस थ्योरम, हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पे ध्यान दो कि हमने क्यू की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है, लैम्डा एल। यहां पे इक्वेट कर दीजिए, तो यहां पे फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकंड को हम कंपेयर करें तो हमें ई निकालना है। क्या निकालना है, ई निकालना है। तो सेकंड और थर्ड से यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो यहां पे देखो फाई ई इक्वल है, तो ये जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा इसके लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये ब्रैकेट यहां से थोड़ा सा हटा लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एल से एल यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E इज इक्वल टू, इसको पूरे को उठा के इधर ले जाओ, तो लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई आर डॉट में एप्सिलॉन नॉट। एक काम करते हैं, इसको 4 पाई आर बनाने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, बोल्ड छोटा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल r, ये बन गया। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास में जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे आ चुका है। और अब इसके लिए हमें इसका वेक्टर फॉर्म देखना है, तो वेक्टर फॉर्म भी यहां देख लेते हैं। एक टर्म तो ये हो सकता है ना, और एक टर्म यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई ना करें तब भी हम इसको लिख सकते हैं। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म हम देखें तो वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल r डॉट r कैप। ये हमारे पास जो है वो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये ई वेक्टर, ठीक है, वेक्टर है तो भाई वेक्टर जो है यहाँ पे ई वेक्टर दिखाया जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाला है कि अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 2 लैम्डा भी कांस्टेंट है। ठीक, तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है, और वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि भाई जो E है ये E हमारा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के। यानी कि जो हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। क्या ग्राफ है, हम देख सकते हैं
कि ये ऊपर की तरफ हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया, और इधर हमने क्या दिखाया, डिस्टेंस को दिखा दिया। अब देख रहे हैं कि भाई अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यूं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हमने यहाँ पे जाना समझा। किसके बारे में थे ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, कि एक समान आवेशित सीधे लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है गॉस की प्रमेय से, वो हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक, तो ये फॉर्मूला है उसका, और ये एक सिंपल सी कंडीशन है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए इस चीज को, समझिए इस चीज को, और हमारे साथ जो है वो जुड़े रहिए ऐसे ही आसान तरीके से किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए, समझने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक नॉन कंडक्टिंग अगर हमारे पास में शीट है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की वजह से आखिरकार क्या बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो सपोर्ट करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। धन्यवाद।